इसराइल इतनी ताकतवर रियासत कैसे बना, इसराइल कैसे वजूद में आया, गजा इसराइल तनाज़ा क्या है, गजा के मुसलमानों पर मुजालिम क्यों ढा रहा है, फलस्तीन को क्यों हासिल करना चाहता है, अरब ममालिक के लिए दर्द सर क्यों, क्या इसराइल बहुत ताकतवर मुल्क बन चुका है, क्या ये सबसे ज़्यादा अमरीकी इमदाद हासिल करने वाला मुल्क है, अमरीका इसराइल की इतनी मदद क्यों कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा एक्शन क्यों नहीं ले रहा, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। इसराइल मशरक़ी वुस्ता के मुस्लिम ममालिक के दरमियान मगरबी एशिया का एक छोटा सा मुल्क है जो बहीरा रूम के जनूब मशरक़ी साहिल पर वाक़या है। इसके शुमाल में लबनान, शुमाल मशरिक़ में शाम, मशरिक़ में उर्दन, मशरिक़ और जनूब मशरिक़ में फ़लस्तीन और जनूब में मिस्र, खलीज अक़बा। इसराइल खुद को यहूदी जमहूरिया कहलाता है और दुनिया में वाहिद यहूदी अक्सरियत मुल्क है। पहली जंग अज़ीम के बाद फ़लस्तीन की सरज़मीन बरतानवी मैंडेट के तहत आ गई थी। यहूदी तारकीन वतन की नई लहरें फ़लस्तीन की सरजमीन पर बरसने लगी। इन तारकीन वतन यहूदियों ने मुकामी अरबों से ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी। दूसरी जंग अज़ीम के बाद बरतानवी सरपरस्ती में यहूदियों ने बड़ी तादाद में फ़लस्तीन की सरजमीन पर हिजरत की और हगाना और ऑर्गन जैसी नीम फौजी तंजीमें कायम करना शुरू कर दी। दूसरी जंग अज़ीम के बाद बरतानिया को यहूदी लोगों से मसाइल शुरू हो गए जिन्होंने बरतानवी राज के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया था। इसी वक्त जंग से बचने वाले लाखों अफराद और इनके ख़ानदान वालों ने यूरोप में अपने तबाहशुदा घरों से दूर अपना वतन तलाश करना शुरू कर दिया। ताहम बरतानवी हुकूमत उन्हें ज़बरदस्ती दूसरी जगहों के कैंपों में भेज देती थी। 26 अक्टूबर 1946 को यरूशलेम के किंग डेविड होटल पर सहूनी दहशतगर्द तंजीम ऑर्गन ने बमबारी की। मुख्तलिफ कौमियतों के कुल 91 अफराद हलाक और 46 जख्मी हुए। ये होटल हुकूमत फ़लस्तीन के सेक्रेटेरिएट और लाजमी फ़लस्तीन और ट्रांस जॉर्डन में बरतानवी मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर की जगह थी। इस हमले को इब्तिदा में हगाना की मंजूरी हासिल थी। यहूदी शोरिश 1946 और 1947 के बाकी हिस्सों में बरतानवी फौज और फ़लस्तीनी पुलिस फोर्स की जानिब से इसे दबाने की ठोस कोशिशों के बावजूद जारी रही। यहूदियों और अरब नुमाइंदों के साथ मुज़ाकराती हल की सालिसी की बरतानवी कोशिशें भी नाकाम हो गई क्योंकि यहूदी किसी ऐसे हल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे जिसमें यहूदी रियासत शामिल ही ना हो और फ़लस्तीन को यहूदी और अरब रियासतों में तकसीम करने की तजवीज़ पेश की, जबकि अरब इस बात पर बज़िद थे कि फ़लस्तीन के किसी भी हिस्से में यहूदी रियासत नाकाबिले कबूल है और इसका वाहिद हल अरब हुक्मरानों के तहत मुत्तहिद फ़लस्तीन है। 1947 में बरतानिया ने ऐलान किया कि वो कोई ऐसा हल तलाश करने में नाकाम रही है जिस पर अरब और यहूदी दोनों मुत्तफिक हो सके, इसलिए वो इस इलाके में इनखला के बारे में सोच रहा है। फरवरी 1947 में बरतानिया ने फ़लस्तीन का मसला नौ तश्कील शुदा अक़वाम मुत्तहिदा को भेज दिया। दरियासना यहूदी शोरिश जारी रही और जुलाई 1947 में अरूज पर पहुँच गई। 15 मई 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन के लिए एक नई कमेटी बनाई। 3 सितंबर 1947 को इस कमेटी ने रिपोर्ट पेश की कि बरतानवी इनखला के बाद इस जगह एक यहूदी और एक अरब रियासत के साथ यरूशलेम के शहर को भी अलग अलग कर दिया जाए। यरूशलेम को बैनुल अक़वामी निगरानी में रखा जाएगा। 29 नवंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन की तकसीम का मंसूबा मंजूर किया। 29 नवंबर 1947 को जनरल असम्बली ने इस बारे करारदाद मंजूर की। 14 मई 1948 को डेविड बिन गोरियन ने इसराइल के मुल्क के क़याम का ऐलान किया। बरतानिया ने 14 मई 1948 को फ़लस्तीन छोड़ दिया और यहूदियों ने अपनी रियासत इसराइल का ऐलान किया। यहूदियों की नुमाइंदा तंजीम जोइश एजेंसी ने इस मंसूबे को कबूल कर लिया, लेकिन अरब लीग और फ़लस्तीन की अरब हायर कमेटी ने इसे मुस्तरद कर दिया। 1 दिसंबर 1947 को अरब हाई कमेटी ने 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान किया और अरबों ने यहूदियों पर हमले शुरू कर दिए। इब्तिदा में खाना जंगी की वजह से यहूदियों ने मुदाफ़ियत की, लेकिन फिर वो भी हमलावर हो गए और फ़लस्तीनी अरब मईशत तबाह हो गई और 2.5 लाख फ़लस्तीनी अरब या तो मुल्क छोड़कर चले गए या फिर उन्हें निकाल दिया गया। 14 मई 1948 को बरतानवी इक़्तिदार के ख़त्म होने से एक दिन कबल जोइश एजेंसी के सरबराह डेविड बिन गोरियन ने मुमलिकत इसराइल के क़याम का ऐलान किया। अगले दिन 4 अरब मुल्कों मिस्र, शाम, उर्दन और इराक़ की अफवाज फ़लस्तीन में दाखिल हो गई और 1948 की अरब इसराइल जंग शुरू हुई। सऊदी अरब ने मिस्र सरबराही में फौजी भेजे और यमन ने ऐलान जंग तो किया लेकिन बराह रास्त शरीक न हुआ। अरब ममालिक ने जंग शुरू करने की वजह ये बताई कि खून खराबा बंद हो और ये इनके ममालिक तक ना फैल जाए। ये 1 साल की जंग के बाद जंग बंदी हुई और मौजूदा वेस्ट बैंक और जनूबी यरूशलेम पर उर्दन ने कब्जा कर लिया, जबकि मिस्र के कब्जे में गजा की पट्टी आई। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक इसराइल से 7 लाख फ़लस्तीनी या तो निकल गए या उन्हें निकाल दिया गया।
11 मई 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा में अक्सरियती राय से इसराइल को रुकन मुंतखब कर दिया गया। इसी दौरान जंग से बचने वाले अफराद और दीगर मुसलमान और अरब ममालिक से निकाले गए यहूदियों ने भी इसराइल का रुख किया और महज 10 वर्षों में इसराइल की आबादी 8 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गई। इस अरसे में खुराक, मलबूसात और फर्नीचर की राशन बंदी हुई। इसराइल को आने वाले बाज़ अफराद इस नीयत से आए कि इन्हें यहाँ बेहतर जिंदगी मिले। कुछ लोगों को उनके आबाई ममालिक में निशाना बनाया जाता था और कई लोग सहूनी फ़लसफ़े पर यकीन रखते थे। इन पनाह गुज़ीन अफराद को इनके आबाई वतन के हवाले से अलग अलग सलूक का सामना था। यूरोप से आने वाले यहूदियों को मौशी और मौशरती एतबार से अहमियत दी जाती थी, इसलिए इन्हें पहले आने का हक दिया जाता था और अरबों के छोड़े मकानात भी उन्हें पहले दिए जाते थे। मशरक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका से आने वाले यहूदियों के बारे में आम राय ये थी कि वो सुस्त, गरीब और मजहबी और सकाफती एतबार से पसमानदा होते हैं, इसलिए उन्हें मुहाजिर कैंपों में ज़्यादा अरसा इंतज़ार करना पड़ता था कि उन्हें इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए मुनासिब नहीं समझा जाता था। ये मसाइल इस हद तक बढ़े कि इस पर तसादुम शुरू हो गए, जो आइंदा बरसों में बढ़ते चले गए। 1950 की दिहाई में इसराइल पर फ़लस्तीनी फ़िदाइयों के हमले आम बात थे, जिनकी अक्सरियत मिस्री ज़ेर इंतज़ाम गज़ा की पट्टी से आती थी। 1956 में मिस्र ने नहर स्वेर को कोमिया कर इसराइली जहाज़ों के लिए बंद कर दिया। बरतानिया से खुफिया मुआहदे के बाद इसराइल ने जजीरा नुमा सीनाई पर हमला किया, लेकिन बैनुल अक़वामी दबाव पर इसराइल ने अपनी फ़ौजें वापस बुला ली और ये माहिदा तय पाया कि इसराइल की तिजारती आमदोरफ्त बहर अहमर और नहर स्वेर से जारी रहेगी। 1960 की दिहाई के अवाइल में इसराइल ने दूसरी जंग अज़ीम का एक अहम मुजरिम अडोल्फ एचिम्पियन अर्जेंटाइन से पकड़ा और फिर इसे इसराइल लाकर इस पर मुकदमा चलाया गया। इसराइल की अदालत से सजाए मौत पाने वाला ये वाहिद शख्स है। 1964 से अरब ममालिक इस खदशे के पेश नज़र कि इसराइल दरियाए उर्दन का रुख मोड़कर उन्हें पानी से महरूम कर देगा, खुद इस दरिया का रुख मोड़ने पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसराइल, शाम और लबनान के दरमियान मसाइल बढ़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1967 में इसराइल ने जब गज़ा की पट्टी पर कब्जा किया तो फ़लस्तीन के पानी के हकूक़ पर तनाज़ा खड़ा हो गया। अरब कौम परस्तों ने जमाल अब्दुल नासिर की क़यादत में इसराइल को तस्लीम करने से इनकार करते हुए इसको तबाह करने का ऐलान किया। 1967 में मसाइल इतने बढ़ गए कि अरब ममालिक ने अपनी फ़ौजों को मुतहर्रिक करना शुरू कर दिया, तो इसराइल ने पहल करते हुए 6 रोज़ा जंग शुरू की। जंग में इसराइली फ़ज़ाइया ने अरब मुखालिफिन मिस्र, उर्दन, शाम और इराक़ पर अपनी बर्तरी साबित कर दी। इस जंग में इसराइल ने गज़ा की पट्टी, मगरबी किनारे, जजीरा नुमा सीनाई और गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। यरूशलेम की हदूद को बढ़ा दिया गया और मशरक़ी यरूशलेम भी इसराइल के कब्जे में आ गया। 1977 के इंतखाबात में लिक्विड पार्टी ने लेबर पार्टी की जगह हुक्मरानी संभाल ली। बाद में इसी साल मिस्री सदर अनवर सादात ने इसराइल का सरकारी दौरा किया और इसराइली कौमी असम्बली से भी खिताब किया। किसी भी अरब सरबराह मुमलिकत की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने का ये पहला वाक़या था। 1980 में मंजूर होने वाले बुनियादी कानून के तहत यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत करार दिया गया, जो बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत गैर कानूनी फैसला था और मगरबी किनारे पर यहूदियों की आबादकारी को भी बैनुल अक़वामी बरादरी की जानिब से सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा है। 1981 में इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों को इसराइल का हिस्सा करार दे दिया, अगरचे बैनुल अक़वामी तौर पर इस फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। 7 जून 1981 को इसराइली फ़िज़ाइया ने इराक़ के एटमी रिएक्टर को तबाह किया, जो बगदाद के पास ही वाक़या था। 1982 में PLO के मुसलसल हमलों के जवाब में इसराइल ने लबनान में PLO के मराकज़ को तबाह कर दिया। इसराइल अगरचा 1986 में लबनान के ज़्यादातर हिस्से से निकल आया था, लेकिन इसने जनूबी लबनान में हिफाजती बफर जोन 2000 तक कायम रखे। फ़लस्तीनियों की तरफ से इसराइल के खिलाफ होने वाला पहला इंतफादा 1987 में शुरू हुआ और मगरबी किनारे और गज़ा में मुजाहरे और तशद्दुद फूट पड़े। अगले 6 साल तक इंतफादा ज़्यादा मरबूत होता गया और इसका निशाना इसराइली मईशत और सकाफत थी। इस दौरान में 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए, जिनकी अक्सरियत फ़लस्तीनी नौजवान थे। कुवैत के बहरान के दौरान में इसराइली मुहाफ़िज़ीन ने मस्जिद अक्सा में एहतजाजी जुलूस पर फायरिंग की, जिससे 20 अफराद जाँ बहक और 150 जख्मी हुए। 1991 की खलीज की जंग के दौरान में फ़लस्तीनियों की हमदर्दियाँ इराक़ के साथ थीं। 1992 में यत्ज़ाक राबिन वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। इनकी इंतखाबी मुहिम का अहम पहलू इसराइल के हमसाया ममालिक से ताल्लुकात की बेहतरी थी। अगले साल इसराइल की जानिब से शमून पेरीज़ और PLO की तरफ से महमूद अब्बास ने मुआहदे ओस्लो पर दस्तखत किए, जिसके मुताबिक फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी को मगरबी किनारे और गज़ा की पट्टी के इंतज़ामी इख्तियारात दिए गए।
PLO ने इसराइल के वजूद को तस्लीम किया और दहशत गर्दी के खात्मे पर इत्तफाक किया। 1994 में इसराइल और उर्दन के दरमियान में अमन मुआहदा हुआ, जिससे उर्दन इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम करने वाला दूसरा मुल्क बन गया। ताहम इसराइल की जानिब से आबादकारी का जारी रहना, चेक पॉइंट्स कायम रहना और मुआशी हालात का अबतर होने की वजह से अरब अवाम में इसराइल मुखालिफ जज्बात उभरे। 1990 की दिहाई के आखिर पर इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू की ज़ेर क़यादत हेब्रोन से निकल गया और एक मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी को ज़्यादा इख्तियारात दिए। 1999 में अहूद बाराक को वज़ीर आज़म चुना गया और नए मेलिनिया के आगाज़ पर इसराइली फ़ौज जनूबी लबनान से निकल गई। इसराइल और गजा के बीच ये तसादुम वक्तन फ़वक्तन जारी रहा। इसराइली रियासत के क़याम के बाद इसराइली रियासत न सिर्फ कायम रही बल्कि अपना रस्म व रसूख भी बढ़ा चुकी है। इसराइल का मुआशी मरकज़ तिल अबीब है, जबकि सबसे ज़्यादा आबादी और सदर मुकाम यरूशलेम को कहा जाता है। ताहम बैनुल-अक़वामी तौर पर यरूशलेम को इसराइल का हिस्सा नहीं माना जाता। पिछले 76 साल में इसराइल एक रियासत के तौर पर मजबूत हुआ और अरब रियासतों के लिए दर्द सर बना हुआ है। इसराइल मशरिक़ वुस्ता का वाहिद एटमी ताकत वाला मुल्क है। ये वो वाहिद मुल्क है जो बराह रास्त सिर्फ मजहब की बुनियाद पर शहरियत देता है, चाहे यहूदी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। नस्ल एतबार से इसराइल में अश्कनाजी यहूदी, मज़राही यहूदी, फ़लस्तीनी, सफ़ारी यहूदी, यमनी यहूदी, इथियोपियाई यहूदी, बहरीनी यहूदी, बदू, दरोज और दीगर बेशुमार गिरोह मौजूद हैं। 2014 में इसराइल की कुल आबादी 81,46,300 थी। इनमें से 61,10,600 अफराद यहूदी हैं। इसराइल का दूसरा बड़ा नस्ली गिरोह अरब हैं, जिनकी आबादी 16,86,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इसके अलावा मसीही और अफ्रीकी ममालिक से आने वाले पनागुज़ीन और दीगर मज़ाहिब के अफराद भी यहाँ रहते हैं। इसराइल में नुमाइंदा जमहूरियत है और पार्लिमानी निज़ाम चलता है। हक़ राह दही सबको हासिल है। वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होता है और यक एवानी पार्लिमान है। इसराइल एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और दुनिया की 43वीं बड़ी मईशत है। मशरिक़ वुस्ता में मेयार ज़िंदगी के एतबार से इसराइल सबसे आगे है और एशिया में तीसरे नंबर पर है। दुनिया में औसत ज़्यादा से ज़्यादा उम्र के हवाले से इसराइल दुनिया के चंद बेहतरीन गिने चुने ममालिक में शामिल है। 76 साल इसराइल ने साइंस, टेक्नोलॉजी, मईशत और फ़ौज के हवाले से दुनिया में एक मजबूत पोजीशन बनाई और ये मुमकिन बनाने में कई अवामिल ने किरदार अदा किया। इसराइल को इसके क़याम से ही बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका की हिमायत हासिल रही। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि इसराइल की ताकत के पीछे मगरबी दुनिया, ख़ासतौर पर अमेरिका का बड़ा हाथ है। दूसरी आलमी जंग के बाद इसराइल सबसे ज़्यादा अमरीकी इमदाद हासिल करने वाला मुल्क है। बरतानिया ने पहली आलमी जंग के बाद फ़लस्तीन को अपना नौबादियाती इलाका बना लिया, जिससे 400 साला उस्मानी हुकूमत का खात्मा हुआ। फ्रांस का इलाका भी दरमियान में था। हालांकि इस खित्ते पर समझौते के तहत बरतानिया की हुकूमत थी। यहूदियों को अपना इलाका बनाने का ख्याल बुनियादी तौर पर बरतानवी हुकूमत की तरफ से ही आया। इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से यहूदी गिरोह दर गिरोह फ़लस्तीन की सरज़मीन पर आने लगे। फ़लस्तीन में मुसलमानों के अलावा ईसाई भी रहते थे। यहूदी बस्तियों के तनाजुर में अरब नाराज़ हो गए। इस एहतजाज को दबाने के लिए बरतानिया ने अरबों पर भी तशद्दुद किया। बाद में इसराइल की रियासत के ऐलान के बाद भी फ्रांस और बरतानिया बिलवास्ता और बिला वास्ता इसके साथ थे। कहा जाता है कि मशरिक़ वुस्ता के ममालिक में से सिर्फ इसराइली जमहूरियत कायम करने में कामयाब रहा और जमहूरियत को फ्रांस और बरतानिया की हिमायत हासिल थी। दूसरी तरफ अमेरिका इसराइल को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क था। अमेरिका ने इसराइल की रियासत को इसी दिन तस्लीम कर लिया था जब वो कायम हुई थी, लेकिन इस खित्ते में बरतानिया और फ्रांस का असर और रसूख ज़्यादा था। ताहम अमेरिका के साथ ताल्लुकात 1956 में दूसरी अरब इसराइल जंग के तनाजुर में मज़ीद मजबूत हुए। जब इसराइल ने मगरिब की मदद से मिस्र पर हमला किया तो सोवियत यूनियन ने इन ममालिक की मदद करने में दिलचस्पी जाहिर की, जिन्होंने मिस्र की हिमायत की, और अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में सोवियत यूनियन को रोकने के लिए बरतानवी फौजियों की पोजीशन संभाली। इसराइली बुनियादी तौर पर सुपर पावर्स की हिमायत से वजूद में आया, जिसने इसराइल को बाइख्तियार बनाने में बड़ा किरदार अदा किया। इसके अलावा ये भी ख्याल किया जाता है कि यहूदियों के तालीमी, सकाफती और साइंसी पहलू अरबों से मुख्तलिफ हैं। यही वजह है कि मशरिक़ वुस्ता में इसराइल को एक मगरबी मुल्क तस्वुर किया जाता है और 70 की दिहाई से इसराइल की अरब रियासतों के साथ मुफाहमत की राह अमेरिका की मदद से शुरू हुई। इसराइल के हमसाया ममालिक मिस्र, उर्दन, लबनान, शाम, फ़लस्तीन के दुश्मन होने के बावजूद इसराइल के अरूज को नहीं रोका जा सका। इसराइल ने अपने पड़ोसियों के साथ 3 बड़ी जंगें 1948, 1967 और 1973 और कई छोटी जंगें लड़ी हैं।
بقا کی اسی جدوجہد نے اسرائیل کو مضبوط بنا دیا۔ اسرائیل کا فوجی اور تکنیکی غلبہ مغرب کی وجہ سے ممکن ہوا۔ امریکی مخالفت کے باوجود ایران کی تکنیکی ترقی ہوئی، جبکہ اسرائیل کی ترقی کی وجہ امریکہ سے دوستی تھی۔ اسرائیل نے جدید ہتھیاروں، سائبر سیکیورٹی، فضائی دفاعی میزائل سسٹم اور انٹیلیجنس آپریشنز پر توجہ مرکوز کی۔ امریکہ نے اسرائیل کی ٹیکنالوجی جدید کاری کو متاثر کیا۔ امریکی کانگریس نے مالی سال 2023 میں $520 ملین کے مشترکہ فوجی منصوبوں کی منظوری دی، جس میں میزائل کی ترقی کے $500 ملین بھی شامل ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ کے ساتھ تعلقات اور سرمایہ کاری نے اسرائیل کو عسکری اور اقتصادی طور پر فائدہ پہنچایا۔ اس طرح اسرائیل نے اسٹارٹ اپ قوم کے طور پر اپنی ساکھ بنائی۔ ایک ریاست کے طور پر اسرائیل شروع سے ہی عسکری طور پر مضبوط ہونے کی کوشش کرتا رہا، کیونکہ عرب ریاستوں کے درمیان ان کے زندہ رہنے کا یہی واحد راستہ تھا۔ اسرائیل نے اپنی فوجی قوت کو حکمت عملی اور دور اندیشی کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا۔ ملک میں 18 سال کی عمر کے بعد تمام یہودی شہریوں کے لیے فوجی سروس لازمی ہے۔ مردوں کے لیے 32 ماہ اور خواتین کے لیے 24 ماہ کی فوجی تربیت ہے۔ یہ ملک 66 کی دہائی سے ایٹمی طاقت بن گیا ہے۔ فرانس نے اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام میں اس کی مدد کی ہے۔ اسرائیل نے اپنے ایٹمی پروگرام کو انتہائی رازداری کے ساتھ آگے بڑھایا۔ امریکہ مشرق وسطیٰ کے دیگر مسلم اکثریتی ممالک کو جوہری طاقت کے حصول سے روکنے کے لیے پرعزم تھا۔ 15 جنوری 2014 کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ اور برطانیہ نے اسرائیل کے جوہری پروگرام پر بڑی حد تک آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ مغربی ممالک نے اس کے بارے میں نہ جاننے کا بہانہ کیا۔ نہ صرف فوج بلکہ دوسرے شعبوں میں بھی اسرائیل کی حیران کن کامیابیوں میں سے ایک اس کا زرعی شعبہ ہے۔ فلسطینیوں کو نکال کر اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی تو پانی اور زرخیز زمین کی کمی تھی۔ اسرائیل ایک زرعی ریاست سے ہائی ٹیک اقتصادی نظام میں تبدیل ہو گیا۔ ملک میں جدید آبپاشی کے انتظام کے ذریعے صحرا میں مختلف اقسام کی فصلیں اگانے میں کامیابی حاصل کی۔ اسرائیل کی فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری مسلسل جدت سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل کی فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری نے سن 2020 میں $19 ارب کی آمدن حاصل کی اور مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ ملک میں جدید ٹیکنالوجی پر کام کرنے والے اسٹارٹ اپ کی تعداد لاکھوں سے زیادہ ہے۔ اسرائیل کی قیادت فوج، زراعت، تعلیم اور بین الاقوامی تعلقات پر طویل المدتی سوچ رکھتی ہے۔ اسرائیل کی قیادت کا اندازہ اور پالیسی قدرے مختلف ہے۔ وہ فیصلہ سازی میں طویل مدتی اہداف اور بین الاقوامی تعلقات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسرائیل کے یہودی اصل میں سمندر پار خاص طور پر یورپ سے اس خطے میں آئے تھے۔ 18ویں سے 19ویں صدی تک یورپ میں علم کی ترقی کا حصہ یہودی دانشور تھے، جنہوں نے اسرائیل کو ایک انتہائی ذہین، جدید، تعلیم یافتہ قوم کے طور پر قائم کیا۔ وہ 30 اور 40 کی دہائی میں اسرائیل کی سرزمین پر آئے اور ان کی مدد سے اسرائیل ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ سائنسی ریاست بن گیا۔ مشرق وسطیٰ میں جہاں غربت، عدم مساوات اور تعلیم کی کمی تھی، وہیں اسرائیل ایک مختلف معاشرے کے طور پر ابھرا۔ لیکن اسرائیل کتنا ہی جدید یا طاقتور کیوں نہ ہو جائے، ان کی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی، فلسطین کی سرزمین پر قبضے اور لوگوں کے خلاف تشدد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جس پر اقوام متحدہ بھی اب خاموش نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگ فلسطین سے نکل کر ایران تک پہنچ گئی ہے۔ جسے نہ روکا گیا تو تیسری تباہ کن عالمی جنگ کا آغاز ہو جائے گا، اور اس جنگ کی پہل میں اسرائیل کا نام سر فہرست ہوگا۔